हेलो फ्रेंड, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम में। फ्रेंड, जैसा कि हम लोग चकबंदी लेखपाल से संबंधित प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व कर रहे थे और 2008 में जो एग्ज़ाम हुआ था चकबंदी लेखपाल का, उसके प्रथम पाली में जो प्रश्न पूछे गए थे सामान्य ज्ञान और ग्रामीण विकास से संबंधित, उन पेपर को हम लोगों ने सॉल्व किया। आज हम उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे और चकबंदी लेखपाल के 2008 की जो द्वितीय पाली यानी कि जो सेकंड शिफ्ट में पेपर हुआ था, आज हम उन्हें सॉल्व करेंगे। तो आज की क्लास में हम सामान्य ज्ञान और साथ ही साथ ग्रामीण विकास से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं हम उन्हें एक एक करके सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देखेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो आइए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले कल की चीज़ में एक चीज़ करेक्ट कर दूँ। कल मैंने आपसे ये बोल दिया था कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने कबड्डी को गोद लिया है, तो उसी को उसको करेक्ट कर लीजिएगा, कुश्ती को गोद लिया। ठीक है, उत्तर प्रदेश की सरकार ने अगले 10 सालों के लिए जो है कुश्ती को गोद लिया है और वहीं पे हम उड़ीसा सरकार की बात किए थे, उन्होंने क्या किया, हॉकी को गोद लिया। ठीक है, तो इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा। अब हम आते हैं आज के प्रश्नों पे और सबसे पहला प्रश्न है जो 2008 के एग्जाम में जो सेकंड शिफ्ट में आया था कि केसर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है। ये भारत के परिप्रेक्ष्य में पूछ रहा है, तो जम्मू कश्मीर, केरल, तमिलनाडु या फिर हिमाचल प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। केसर जो कि विश्व में सबसे महंगा मसाला है और जिसे हम सैफरॉन के नाम से भी जानते हैं, और जो इसमें सर्वाधिक उत्पादन देखें भारत में तो जम्मू कश्मीर में होता है, और अगर विश्व स्तर की बात करें तो ईरान में होता है। ठीक है, ईरान में इसका सर्वाधिक उत्पादन होता है, दूसरे नंबर पे जम्मू कश्मीर आ जाता है। ठीक है, अब देखिए केसर की बात कर रहे हैं तो केसर हमें किस पौधे से प्राप्त होता है ये जानना हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वहाँ पे जम्मू कश्मीर में एक पौधा होता है जिसका नाम है क्रोकस सटाइवस। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्रोकस सटाइवस जो है इस पौधे की पुष्प होते हैं, फूल होते हैं, उस फूल की वर्तिका होती है। फूल आप लोगों ने देखा होगा ना, उसमें कलियां ऐसे ऐसे निकली रहती हैं, तो वो वर्तिकाएं होती है, वर्तिका, उस वर्तिका से हमें ये केसर मिलता है। और ये केसर की बात करें फ्रेंड तो इसकी जो बुआई वगैरह होती है ये जून जुलाई के समय होती है और ये जो इसके पेड़ जो पौधे होते हैं वो हमें अक्टूबर में तैयार दिखते हैं। ठीक है, अक्टूबर के महीने में। तो ध्यान रखिएगा, केसर का सर्वाधिक उत्पादन जो होता है जिसे हम सैफरॉन के नाम से जानते हैं, जम्मू कश्मीर में होता है। विश्व स्तर पर देखें तो ईरान में होता है। किस पौधे से प्राप्त होता है, तो क्रोकस सटाइवस नामक पौधे के जो पुष्प होते हैं उसकी वर्तिका से हमें मिलता है केसर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि हमारे राष्ट्रगान में निम्न में से किसका उल्लेख किया गया है। हिंद महासागर, अरब सागर, सिंध या फिर प्रशांत महासागर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, सी हो जाएगा, यानी कि सिंध का उल्लेख किया है। यहाँ पे तो राष्ट्रगान गाना संभव नहीं है, लेकिन हम एक लाइन यहाँ पे जो जब आप राष्ट्रगान देखते होगे तो उसमें क्या है, पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा। तो सिंध का शब्द आता है, पंजाब का आता है, गुजरात का आता है, मराठा का आता है। ठीक है, और द्रविड़, उत्कल, बंग, ये सारे शब्द आते हैं। तो इसका उल्लेख, सिंध का उल्लेख किया गया। और अगर हम राष्ट्रगान की बात करें तो सबसे पहले राष्ट्रगान को कब गाया गया था, 27 दिसंबर 1911 में गाया गया था। कब गाया गया था, कलकत्ता में जो राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उस राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में 27 दिसंबर 1911 में राष्ट्रगान को गाया गया था। और राष्ट्रगान को लिखा किसने था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था, जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था। लेकिन इनको नोबेल पुरस्कार राष्ट्रगान के लिए नहीं मिला था, ध्यान रखिएगा। इन्होंने एक साहित्य गीतांजलि लिखा था, उसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। इसकी अवधि जो होती है 52 सेकंड होती है। ठीक है, और जब संविधान निर्माताओं के द्वारा 24 जनवरी, ठीक है, 1950, जब हमारा देखिए संविधान लागू होता है 26 जनवरी 1950, लेकिन 24 जनवरी 1950 में हमारे संविधान निर्माताओं के द्वारा राष्ट्रगान को क्या किया गया था, घोषित किया गया था। इसको राष्ट्रगान घोषित किया गया था संविधान निर्माताओं के द्वारा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, कब किया गया था, 24 जनवरी 1950। ठीक है, अब आते हैं हम अगले प्रश्नों पे और हमारा अगला प्रश्न है कि केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, नई दिल्ली, पटना, कटक या फिर उत्तर प्रदेश। करेक्ट आंसर इज सी है, कटक। कटक कहाँ पे, उड़ीसा में है। ठीक है, ये देखिए केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है, जिसकी स्थापना अगर बात किया जाए तो इसकी जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 23 अप्रैल को की गई थी। कब किया गया था, 1946 में किया गया था। ठीक है, कटक में किया गया था केंद्रीय अनुसंधान संस्थान का चावल अनुसंधान। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय लेवल की बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो फिलीपींस का एक शहर है जिसका नाम है लास बानोस। ठीक है,
ध्यान रखिएगा लास बानोस जो है फिलीपींस में है, ठीक है, फिलीपींस जिसकी राजधानी मनीला है, ठीक है, फिलीपींस में है। लास बानोस में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है। और ध्यान रखिएगा सरकार की हमारे भारत सरकार की पहल पे वर्ष 2017 में इसी अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के एक क्षेत्रीय जो केंद्र है उसकी स्थापना भारत में किया गया था। कहाँ पे किया गया था? वाराणसी में किया गया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा वाराणसी में किया गया था। इसकी क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान की जो क्षेत्रीय केंद्र है उसकी स्थापना वाराणसी में, और वाराणसी में कहाँ किया गया था? राष्ट्रीय बीज अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र है उसके परिसर में। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि राष्ट्रीय बीज अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है, तो वो देखिएगा वो भी वाराणसी में, उसी के परिसर में जो है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान की जो क्षेत्रीय ब्रांच है वो खोली गई थी, ठीक है। और बाकी केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? वो आपकी कटक उड़ीसा में, ठीक है। कब स्थापना हुई? 23 अप्रैल हुई 1911 को की गई, ठीक है। आगे बढ़ते नेक्स्ट है, भारत में प्रथम खुला विश्वविद्यालय ओपन यूनिवर्सिटी स्थापित हुआ हैदराबाद में, नई दिल्ली में, पटना में या फिर गोरखपुर में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, हैदराबाद में जो है भारत का प्रथम ओपन यूनिवर्सिटी, ठीक है। ओपन यूनिवर्सिटी वो होती है, ऐसे विश्वविद्यालय होते हैं जो दूरस्थ यानी कि जो डिस्टेंस एजुकेशन के उद्देश्य से स्थापित किए जाते हैं। वर्ल्ड लेवल पे देखा जाए तो शायद ब्रिटेन में सबसे पहले जो है ओपन यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट आया था। और ये देखा जाए कब इसकी स्थापना की गई थी? हैदराबाद में की गई थी, 1982 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो राम रेड्डी जी के द्वारा की गई थी। किसके नाम पे किया गया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पे किया गया था, ठीक है। BR अम्बेडकर जी के नाम पर जो है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, BR अम्बेडकर यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर जो है ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी। 1982 में की गई थी। किसके द्वारा किया गया था? राम रेड्डी के द्वारा किया गया था। हैदराबाद वर्तमान में देखें तो तेलंगाना का ये कैपिटल है। तेलंगाना अभी नया राज्य बना था 2 जून को 2014 को, ठीक है। ये आंध्र प्रदेश से अलग हुआ। तत्कालीन समय में जब इसकी स्थापना हुई थी तो ये उस समय आंध्र प्रदेश में था, ठीक है। तो उस समय आंध्र प्रदेश में था, लेकिन अब चूंकि तेलंगाना अलग हो चुका है आंध्र प्रदेश से और आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद हो गई, तो अब ये तेलंगाना में हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आते हैं अगले प्रश्न पे, और हमारा अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा पाई जाती है? मूत्र में, रक्त में, हृदय में या फिर पसीने में? करेक्ट आंसर इज ए है, ठीक है। मानव शरीर में जो यूरिया की अधिकतम मात्रा मूत्र में पाई जाती है, कितना प्रतिशत होती है? लगभग ये देखा जाए तो 9.0 से लेकर के, ठीक है, लगभग 9.5, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कितना मीटर ग्राम होती है, ठीक है, ग्राम प्रति लीटर, माफ करिएगा, ग्राम प्रति लीटर जो होती है, ग्राम प्रति लीटर, ठीक है। यूरिया की मात्रा होती है 9.0 से लेकर के 9.5 ग्राम प्रति लीटर जो है वो यूरिया की मात्रा होती है मानव शरीर में। और मानव शरीर में यूरिया की खोज किसने किया था? वो किया था एक फ्रेंच के वैज्ञानिक है जिनका नाम है हिलेरी राउल, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा, हिलेरी राउल, हिलेरी राउले ने जो है वो मानव शरीर में यूरिया की जो है यूरिया की मूत्र में जो है खोज किया था। मानव शरीर के जो मूत्र होता है उसमें जो यूरिया होती है उसकी खोज की गई थी एक फ्रेंच वैज्ञानिक जिनका नाम है हिलेरी राउल के द्वारा किया गया था। और एक रासायनिक सूत्र पूछ दे यूरिया का क्या है तो ये हो जाएगा NH2, ठीक है, फिर 2 और इधर हो जाएगा CO, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न है हमारा कि उत्तर प्रदेश में कुंभ मेले का आयोजन कहाँ होता है? हरिद्वार में, उज्जैन में, प्रयाग में या फिर वाराणसी में? करेक्ट आंसर इज प्रयाग में होता है, ठीक है। देखिए कुंभ मेले का आयोजन 12 वर्ष के अंतर पे होता है, 12 वर्षों में, ठीक है, 12 वर्ष के बाद किया जाता है कुंभ मेले का आयोजन, और ये 4 स्थानों पे होता है। अगर हम देखें सबसे पहले तो हरिद्वार में होता है, ठीक है, उत्तराखंड के हरिद्वार में होता है। और ये एक स्नान होता है, काफ़ी धार्मिक स्नान माना जाता है। और ये हरिद्वार में होता है, किस नदी पे होता है? गंगा नदी में होता है, ठीक है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में होता है, प्रयाग में होता है, संगम नदी के तट पे होता है। संगम नदी कौन सी 3 नदियों का संगम होता है? गंगा, यमुना, सरस्वती नदी के संगम पे होता है। ध्यान रखिएगा कहाँ पे? प्रयाग में, ठीक है, प्रयागराज में। उसके बाद देखेंगे तो मध्य भारत में यानी कि मध्य प्रदेश में होता है। मध्य प्रदेश में जो होता है ये कहाँ पे होता है? उज्जैन में होता है। और उज्जैन में किस नदी पर होता है? शिप्रा नदी, ठीक है। उज्जैन जो है शिप्रा नदी के तट पे है, तो शिप्रा नदी पर जो है ये कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। और फिर होता है महाराष्ट्र के नासिक में।
और नासिक में किस नदी पे होता है, गोदावरी नदी पे होता है, ठीक है। कुंभ मेले की बात करें फ्रेंड, तो कुंभ मेले को देखा जाए ये यूनेस्को के विश्व धरोहर मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है, यूनेस्को के द्वारा किया गया था। ये किस वर्ष किया गया था, 2017 में किया गया है। और ये यूनेस्को का सम्मेलन हुआ था, सत्र था दक्षिण कोरिया के जेजू द्वीप पे, ठीक है, जेजू द्वीप, ये भी ध्यान रखिएगा, जेजू द्वीप में किया गया था ये सत्र का सम्मेलन, 12वें सत्र का। उसमें जो है कुंभ मेले को जो है यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया। अभी हाल ही में हमारी दुर्गा पूजा को भी, जो पश्चिम बंगाल की दुर्गा पूजा है, उनको भी शामिल किया गया। इसी के साथ साथ अमूर्त विरासत स्थल सूची में देखा जाए तो ये 14 जो है वो हो गए हैं विरासत, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में 14 जो है वो शामिल किए गए हैं भारत के अभी तक। पूरी ये चीज़ ध्यान रखिएगा कितने हो गए हैं। तो ये आपका कुंभ मेला भी है, 2017 में किया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा कब आता है, चंद्र ग्रहण में, सूर्य ग्रहण में, पूर्णिमा के दिन या फिर नक्षत्र परिवर्तन में। करेक्ट आंसर इज बी, सूर्य ग्रहण जब होता है तो उस समय चंद्रमा जो होता है पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है। जैसा कि फ्रेंड आप जानते हैं हमारा ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड के बीच में कौन है, सूर्य है, सूर्य एक तारा है। इस तारे के यानी कि सूर्य के चारों तरफ हमारे जो सारे जो ग्रह हैं, ठीक है, ग्रह कौन, हमारे 8 ग्रह हैं। और ये ग्रह क्या है, सूर्य के चारों तरफ जो है परिक्रमा कर रहे हैं। हर ग्रह का अपना एक उपग्रह है, यानी कि सैटेलाइट है, लेकिन 2 ऐसे ग्रह हैं जिनके अपने सैटेलाइट नहीं है, उपग्रह नहीं है। और वो कौन से ग्रह हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, बुध और शुक्र, ठीक है, बुध और शुक्र के कोई भी जो है वो सैटेलाइट नहीं है। और ये जो सारे ग्रह हैं ये क्या कर रहे हैं, सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। और हर ग्रह का जो अपना उपग्रह है, जो सैटेलाइट है, वो क्या कर रहा है, उस ग्रह की परिक्रमा कर रहा है। पृथ्वी का जो सैटेलाइट है, उपग्रह है, वो क्या है, चंद्रमा है, ठीक है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रहा है और चंद्रमा जो है वो पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। और इसी परिक्रमा के दौरान क्या होता है, एक क्षण ऐसा आता है कि चंद्रमा जो है वो इन दोनों के बीच में आ जाता है, किसके, सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। और जिसके वजह से सूर्य की जो रोशनी है, जो प्रकाश है, वो पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती है, जिसके कारण उस क्षण को हम क्या कहते हैं, सूर्य ग्रहण, यानी कि सूर्य को ग्रहण लग गया, सूर्य की जो रोशनी, जो प्रकाश है, वो पृथ्वी तक नहीं पहुंच पा रही। और वो क्या होता है, अंधकार का समय होता है। और ये जो समय होता है इसी को हम अमावस्या कहते हैं। प्रत्येक अमावस्या को ये क्षण आता है जब चंद्रमा जो है वो पृथ्वी और सूर्य के बीच में होता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, हमेशा ये जो है अमावस्या को ऐसी घटना होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि निम्न में से रबी की फसल कौन सी है, मूंगफली, कपास, पटसन, चना। देखिए हम लोगों ने आपसे कल की क्लास में भी बात किया था कि जो है फसलों को हम लोग ऋतुओं के आधार पे 3 भागों में बांटते हैं, ठीक है। और ये कौन से भाग थे, एक तो आपका रबी फसल है, ठीक है। चूंकि रबी फसल की बुआई आप देखेंगे अक्टूबर नवंबर में होती है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, शीत ऋतु की फसल है। दूसरी कौन सी थी, खरीफ फसल है, चूंकि इसकी जो बुआई वगैरह होती है जून जुलाई में होती है, जिसके कारण हम इसको क्या कहते हैं, वर्षा ऋतु की फसल। और अंत में देखेंगे तो जायद है, ये इन दोनों फसलों के बीच में होती है इनकी बुआई, ठीक है। जैसे कि आप मार्च वगैरह का समय देखेंगे तो इनके बीच में होता है, जिसकी वजह से हम इसको ग्रीष्म ऋतु की फसल कहते हैं। रबी की फसल की बात करें फ्रेंड, तो यहाँ पे जो है रबी, जो कि इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, चना जो है वो रबी की फसल है। और बाकी जो अन्य फसलें हैं वो शेष फसल जो है ये सब खरीफ की फसल है, ठीक है। शीतकालीन जो रबी की फसल है उसको हम कब बोते हैं, अक्टूबर नवंबर में बुआई करते हैं और ये तैयार जो होती है अप्रैल मई में हो जाती है। और इसके अंतर्गत देखें तो गेहूँ हो गया, जौ हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, मसूर हो गया, ये सब क्या आता है, रबी की फसल में आता है। वहीं जब हम बात करते हैं खरीफ की फसल की, चूंकि वर्षा ऋतु तो वर्षा के समय इसकी बुआई होती है, यानी कि जून जुलाई में इसकी बुआई होती है और सितंबर अक्टूबर में इसकी कटाई होती है, ठीक है। और इसमें देखें तो कौन कौन सी फसल आती है, जैसे कि चावल हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, कपास हो गया, ये सब खरीफ की फसलें हैं। और अंत में एक बचता है आपका जायद, जो कि इन दोनों फसलों के बीच में है और इसकी बुआई देखा जाए मार्च वगैरह में होती है और ये मात्र 2-3 महीने में तैयार हो जाते हैं। और इसके अंतर्गत जो फसल आती है वो कौन कौन सी होती है, तरबूजे आप खाते होंगे, वाटरमेलन, खरबूज हो गया, करेला भी खाते होंगे, काफ़ी करेला लोगों को पसंद होगा। और फिर उसके बाद देखें तो ये जो खीरे वगैरह हो गए, ये सब क्या होगा, जायद की फसल है। इनके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था। देखिए इससे संबंधित प्रश्न बार बार पूछे गए हैं, इसलिए ये पोर्शन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सारी आपको लिस्ट पता होनी चाहिए कि किसमें रबी की फसल है, कौन सी खरीफ की फसल है, ठीक है। स्पीड मैं थोड़ा सा रख रही हूँ, आज थोड़ा ज़्यादा रख रही हूँ, कारण ये है कि थोड़ा सा वीडियो लेंदी नहीं होनी चाहिए और स्पीड है थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा ताकि जल्दी से जल्दी चीज़ें आपकी कवर अप हो जाए। नेक्स्ट है हमारा कि
निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे छोटा महासागर है? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर या फिर आर्कटिक महासागर? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, हो जाएगा आर्कटिक महासागर, जिसे हम क्या कहते हैं? उत्तरी ध्रुवीय महासागर, क्योंकि ये उत्तरी ध्रुव पर स्थित है। ठीक है, देखिए पृथ्वी पर 5 महासागर हैं। ठीक है, प्रशांत महासागर जो कि सबसे बड़ा महासागर है। ठीक है, और इसी महासागर में जो सबसे गहरी गर्त है जिसको मरियाना गर्त कहते हैं, मरियाना गर्त भी जो है वो प्रशांत महासागर में। ठीक है, फिर हिंद महासागर है। फिर अगर देखें तो एक अटलांटिक महासागर है जिसे हम अंध महासागर भी कहते हैं। ठीक है, फिर देखेंगे अब आपका जो है एक लास्ट बचता है अंटार्कटिका, जिसे हम दक्षिणी ध्रुव सागर कहते हैं। देखिए उत्तर में क्या है, यहाँ पे उत्तरी ध्रुव है और यहाँ पे आर्कटिक सागर है। दक्षिण में देखेंगे तो दक्षिणी ध्रुव है, इसलिए दक्षिणी ध्रुवीय महासागर कहते हैं, जो कि अटलांटिका होता है। ठीक है, माफ करिएगा अंटार्कटिका होता है, और बाकी ये 3 सागर, तो 5 महासागर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा राज्य महाराष्ट्र की सीमा है? गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, केरल? तो इसका करेक्ट आंसर आपको पता ही होगा, गुजरात जो है वो महाराष्ट्र की सीमा से लगा हुआ है। ठीक है, बाकी कर्नाटक हो गया, मध्य प्रदेश होगा, लेकिन राजस्थान, तमिलनाडु, केरल नहीं है। थोड़ा मैप देख लीजिएगा। बाकी अगर हम बात करते हैं कि महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र जिसका गठन कब हुआ था ये इंपॉर्टेंट है। तो 1 मई को हुआ था। कब हुआ था? 1960 में हुआ था महाराष्ट्र का गठन। और महाराष्ट्र जिसका कैपिटल क्या है? मुंबई, जिसे हम विश्व भारत की आर्थिक राजधानी कहते हैं, मुंबई। ये देखिए किस द्वीप पे स्थित है ये आपको पता होना चाहिए। तो सालसेट द्वीप जो है, सालसेट द्वीप पे जो है ये स्थित है। ठीक है, कौन? मुंबई जो है वो सालसेट द्वीप पर स्थित है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, और ये देखा जाए ये भारत का आर्थिक राजधानी कही जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, गिर वन जीव अभ्यारण्य, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान? करेक्ट आंसर इज, ठीक है, सी, यानी कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है ये भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, उसी के साथ साथ सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। अगर हम जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करें, जो कि कहाँ पे है? उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड में भी कहाँ पे है? नैनीताल जिले में है। नैनीताल में भी कहाँ पे है? तो अगर और पूछे नैनीताल में कहाँ पे है, तो रामनगर में है। ठीक है, रामनगर, ध्यान रखिएगा, रामनगर। नैनीताल में कहाँ पे है? रामनगर में। जैसा कि फ्रेंड आप जानते हैं 1855 की बात है, जब अंग्रेज क्या कर रहे थे? बड़े पैमाने पर रेल की पटरियां बिछाने शुरू कर रहे थे, और उन रेल की पटरियों को बिछाने के लिए उन्होंने बड़े पैमाने पर जंगलों को साफ किया, और उन जंगलों की लकड़ियों के लिए उन लकड़ियों को, उस पटरियों पर बिछाई गई लकड़ियों को कहाँ से लाते थे? इन्हीं सब जंगलों से, जो उत्तराखंड वगैरह में जंगल थे। तो बहुत बड़े पैमाने पर जंगलों को सफाई की गई, लेकिन बाद में उन क्षेत्रों को संरक्षित किया गया। ठीक है, संरक्षित किया गया उस क्षेत्र को क्या किया गया? संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। और बात करते हैं 1834 की। यहाँ के जो है इस क्षेत्र के, इस प्रांत के एक गवर्नर नियुक्त हुए, और उन गवर्नर का नाम था मैकलम। ठीक है, मैकलम हेली। ठीक है, हेली नेशनल पार्क है इसका, पहले का नाम, इसी की स्टोरी बता रही हूँ। मैकलन हेली 1834 में मैकलन हेली ने इस जो संरक्षित क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान जो है वो घोषित किया, और 1836 में इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या पड़ा? हेली नेशनल पार्क, क्योंकि इन्हीं के द्वारा इस क्षेत्र को जो है राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र घोषित किया गया था। और मैकलम हेली जो कि उस प्रांत के गवर्नर थे, इनके नाम पर इस राष्ट्रीय उद्यान का जो है वो नाम पड़ गया मैकलम हेली। 1857 उसमें देखें तो, माफ़ करिएगा यहाँ पे 1934 है। ठीक है, 1934 है। ठीक है, 1936। उसके बाद जब आप आगे जाएंगे तो उसके बाद देखेंगे कि 1957 वगैरह की बात है। तो उस समय जब 1957 में तो एक शिकारी कह सकते हैं, हंटर जो आते हैं, कौन? जिम कॉर्बेट। लेकिन वो शिकारी तो जरूर रहते हैं, लेकिन उनका बहुत ज़्यादा योगदान रहता है इस पार्क में, इस राष्ट्रीय उद्यान में, जिसके कारण से इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या पड़ गया? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, वर्तमान में देखें तो इस राष्ट्रीय उद्यान का सरकार के द्वारा, पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा जो नाम रखा गया है वो रखा गया रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। कारण क्यों है? क्योंकि ये राष्ट्रीय उद्यान जो है वो रामगंगा नदी के किनारे स्थित है, जिसके कारण इस राष्ट्रीय उद्यान का जो है नाम रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान किया जा रहा है पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा। तो पूछा जाए कि देखिए ये जो राष्ट्रीय उद्यान जो चर्चा वगैरह में रहते हैं ना, उनके पास से जो नदियाँ वगैरह गुजरती हैं, ये भी ध्यान रखा करिए, पूछा जाता है ये सब प्रश्न। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का पहले हेली नेशनल पार्क, फिर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, फिर अभी वर्तमान में रामगंगा
राष्ट्रीय उद्यान इसका नाम किया जा रहा है। ठीक है, 1936 में जो है ये बनाया गया था, 1957 में इसके नाम को परिवर्तन किया गया था। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? सार्क यानी कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल एंड कोऑपरेशन, यानी कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का कौन सा देश सदस्य नहीं है? तो बांग्लादेश, मालदीव, चीन या फिर श्रीलंका। अगर आपको ये पता होगा कि दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश आते हैं तो आप उसका आंसर इजीली कर लोगे। तो चीन इसका जो है करेक्ट आंसर है। चीन जो है वो सार्क का सदस्य नहीं है। तो अगर सार्क की हम बात करें, यानी कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जिसकी स्थापना देखिए कब हुई थी? 8 दिसंबर को हुई थी। किस वर्ष हुई थी? 1985 में हुई थी। किस उद्देश्य से? उस क्षेत्र के, दक्षिण एशिया के जो क्षेत्र हैं, जो देश हैं, वो अपने आर्थिक और राजनीतिक विकास के लिए। इस जब स्थापना हुआ तो उस समय 7 देश थे। ये 7 देश कौन थे? पाकिस्तान, भारत, यहाँ पे देखिएगा बांग्लादेश था, मालदीव था, श्रीलंका था, ये 3 हो गए। और फिर उसके बाद कौन सा हुआ? नेपाल हो गया, भूटान हो गया, भारत हो गया और पाकिस्तान हो गया। ठीक है, उसके बाद देखेंगे अप्रैल आता है वर्ष 2007 का, और वर्ष 2007 अप्रैल में जो इसका 14वां शिखर सम्मेलन हुआ था, उस 14वें शिखर सम्मेलन में 8वां देश जो है इसका सदस्य बना, जो कि कौन है? अफगानिस्तान। तो इसमें कितने देश हो गए? 8 सदस्य देश हो गए। कौन कौन से हो गए? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार। ठीक है, इसकी हेडक्वार्टर कहाँ पे है? काठमांडू में है। नेपाल की राजधानी काठमांडू जो है वो इसका हेडक्वार्टर, यहाँ पे लिखने का इशू आ रहा है इसलिए बोल रही हूँ, ध्यान रखिएगा। हेडक्वार्टर जो है उसका काठमांडू में है। ठीक है, नेपाल में। अब देखिए चर्चा में भी है काफ़ी, क्योंकि अभी इस सम्मेलन के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भारत को आमंत्रित किया है, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। सार्क इस समय चर्चा में है। ठीक है, अगला है हमारा कि इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसरो, तो यहाँ पे देखा जाए इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का जो है मुख्यालय मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, कोलकाता। करेक्ट आंसर इज सी, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में जो है इसरो का हेडक्वार्टर है। इसरो की अगर बात करें, इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। ठीक है, और अगर हम बात करें भारत का पहला सैटेलाइट कौन सा था, तो भारत का जो पहला सैटेलाइट था वो आर्यभट्ट था। भारत के महान गणितज्ञ प्रथम आर्यभट्ट था। और इस सैटेलाइट को कब लॉन्च किया गया था? 19 अप्रैल को किया गया था। ठीक है, 19 अप्रैल को किया गया था, 1975 में किया गया था। किस देश के सहयोग से? तो देखिए इसको लॉन्च किया गया था सोवियत संघ के द्वारा, जो है उसको अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया था, जो कि भारत की पहली सैटेलाइट थी। ठीक है, ये था बेंगलुरु हेडक्वार्टर है, ध्यान रखिएगा। अगला है हमारा कि भारत की अग्रणी जांच एजेंसी कौन सी है? NIC, CBI, CIA या फिर DIR। करेक्ट आंसर है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, यानी कि CBI जो है वो भारत की अग्रणी जांच एजेंसी है। और अगर हम बात करें सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की स्थापना गठन का, तो 1963 में इसका गठन किया गया था। और ये जो बोर्ड है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, जो कि भारत की अग्रणी एजेंसी, इसके जो अधिकार हैं और इसके जो कार्य हैं वो कहाँ परिभाषित किए गए हैं? तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका। इसके जो कार्य और अधिकार है वो परिभाषित किए गए हैं दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946। ठीक है, ध्यान रखिएगा, दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट, ध्यान रखिएगा, गलती होगी यहाँ पे। तो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946। ठीक है, इसमें इनके कार्य और इनके जो अधिकार हैं वो परिभाषित किए गए हैं, यानी कि दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम के तहत इनके कार्य, इनके अधिकारों को परिभाषित किया गया है। और वर्तमान में इसके जो डायरेक्टर हैं वो हैं सुबोध, ठीक है, सुबोध जायसवाल जो हैं, सुबोध कुमार जायसवाल जो हैं वो इस समय के डायरेक्टर हैं। और अभी की बात करें तो ये काफ़ी चर्चा में था जब ये शीतकालीन सत्र चल रहा था, तो यहाँ पे दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट अमेंडमेंट बिल 2021 जो है वो राज्यसभा से पारित किया गया था। और इसमें जो डायरेक्टर के जो कार्यकाल है, जो टेन्योर है, उसको 2 वर्ष से बढ़ा करके 5 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये इसी वर्ष हुआ है, ये जो अभी सत्र गया है राज्य आपका लोग जो संसद का, जिसमें राज्यसभा के द्वारा जो बिल पास की गई थी दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट अमेंडमेंट बिल 2021। इसमें बात किया गया है टेन्योर की, जो CBI डायरेक्टर की 2 वर्ष से बढ़ा करके
5 वर्ष। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत का प्रथम या फिर पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक, कॉर्नवालिस, वॉरेन हेस्टिंग्स या फिर लॉर्ड मिंटो। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, भारत के बोल रहा है, भारत के पहले गवर्नर जनरल। इनके बारे में थोड़ा सीक्वेंस देख लीजिए। तो देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में जो बंगाल का गवर्नर था, ठीक है, अब उसे क्या बना दिया गया? बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। और पहले गवर्नर जनरल कौन थे आपके? वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग जो है ये बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के थ्रू। और जो बंगाल प्रेसिडेंसी के अलावा जो दो अन्य प्रेसिडेंसियाँ थी, मुंबई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी, उनको किसके अधीन कर दिया गया? बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन। यानी कि हमें सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर दिखता है, केंद्रीकरण दिखता है शक्तियों का। उसके बाद दूसरा एक्ट आएगा चार्टर्ड एक्ट। चार्टर्ड एक्ट आता है 1833 में बंगाल का गवर्नर जनरल जो हो जाता है वो भारत का गवर्नर जनरल हो जाता है। और भारत के पहले गवर्नर जनरल बनाए गए हैं हमें लॉर्ड विलियम बेंटिक। और ठीक है, यहाँ से फिर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर भी दिखती है, जो शक्तियाँ केंद्रीकृत कर दी गई थी मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी की, उनको वापस की जाती है। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर दिखता है। भारत का जो है प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक बनता है। उसके बाद 1857 की क्रांति होती है और कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया जाता है। कंपनी के शासन को समाप्त करने के बाद महारानी विक्टोरिया का शासन आता है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 जो है वो पास किया जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तहत क्या किया जाता है? जो भारत का गवर्नर जनरल है उसे क्या कर दिया गया? वायसराय बना दिया गया। वायसराय यानी कि ये किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है? ये ब्रिटेन की रानी का प्रतिनिधित्व कर रहा है। और भारत का प्रथम वायसराय कौन बनता है? लॉर्ड कैनिंग जो है वो भारत का प्रथम वायसराय बनता है। ठीक है, ये चीज़ सारे फैक्ट्स हैं एकदम डायरेक्ट वाले जो पूछे जा सकते हैं। ठीक है, कॉर्नवालिस जिसे हम फादर ऑफ सिविल सर्विसेज कहते हैं, ठीक है, ये भी भारत के गवर्नर जनरल थे। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बाकी आप हमने ये सारी चीज़ें देखी कि कौन कौन से एक्ट आया था, किस किस थ्रू से जो है पदों की नियुक्तियाँ हो रही हैं, कैसे पद के स्वरूप बदल रहे हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा आ गया ग्रामीण जानकारी। जीएस हम लोगों ने कंप्लीट किया और उससे संबंधित तथ्यों को देखा। अब आते हैं ग्रामीण जानकारी, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगला हमारा प्रश्न है कि भूमि के पैमाइश नाप का कार्य कौन सा विभाग करता है? यानी कि भूमि की नाप का कार्य कौन सा? शिक्षा विभाग ऑब्वियस नहीं करेगा, चिकित्सा विभाग ऑब्वियस नहीं करेगा। भूमि प्रबंधन तो भूमि का मैनेजमेंट करता है, ये कौन करेगा? राजस्व विभाग करता है। ठीक है, तो भूमि के पैमाइश का कार्य कौन करता है? ये करता है राजस्व विभाग करता है। अगला है हमारा, इसके बारे में बहुत हमें इन डेप्थ नहीं जानने की आवश्यकता है कि भूमि का उपयोग करने के एवज में किसानों से वसूल किए जाने वाला टैक्स कौन सा है? आयकर, विक्रय, लगान, उपकर। तो देखिए, आयकर तो इनकम टैक्स होता है, ये तो आपकी इनकम पे लगता है। विक्रय कुछ आपने जैसे क्रय और विक्रय है उससे संबंधित। तो ये देखिए, उपकर क्या होता है? सेस होता है, कोई चीज़ आप खरीद रहे हो उस पर सेस ये नहीं होगा। ये होता है लगान। लगान मूवी आप लोगों ने देखी भी होगी, बहुत वाकिफ होंगे लगान से। तो लगान जो है एक तरीके से जो आप भूमि का प्रयोग करते हैं ना, उस भूमि के प्रयोग से जो उपज होती है, भूमि का प्रयोग कृषि के लिए, कृषि से जो उत्पादन होगा, जो उपज होगा, उस उपज का जो भाग आप मालिक को देते हैं, उसी जो भाग दिया गया वही क्या हो गया? लगान हो गया। और ध्यान रखिएगा, लगान की परिभाषा जो है कई विद्वानों के द्वारा अलग अलग दी गई है। लगान के प्रकारों की अगर हम बात करें तो जैसे कि आर्थिक लगान हो गया, ठीक है, आर्थिक लगान के प्रकार है, ये आर्थिक लगान हो गया, कुल लगान हो गया, ठीक है, और भी लगान के दो, भेदात्मक लगान हो गया, और दूसरा स्थिति लगान। ये सब लगान के प्रकार हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो भूमि के उपज के एवज के बदले में जो उपज होती है, उस उपज का जो भाग जो है मालिक को दिया जाता है, वही भाग क्या होता है? लगान कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा कि किस राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा या फिर छत्तीसगढ़। करेक्ट आंसर इज डी है, छत्तीसगढ़। जो कि देखेंगे किसी भी राज्य की तुलना में हमें धान के सर्वाधिक जो है वो प्रजातियां छत्तीसगढ़ में पाई जाती हैं। तो छत्तीसगढ़ को हम धान का कटोरा कहते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा। बहुत ज़्यादा कई तरह की जो है यहाँ पे हमें चावल की प्रजातियां देखने को मिलती है। अगला है, धरातल पर मापी गई क्षैतिज दूरियां
कोणों और ऊंचाइयों को मानचित्र पर प्रदर्शित करने की कला को क्या कहते हैं? मानचित्र कला, सर्वेक्षण कला, मानचित्रांकन, धरातल प्रदर्शन कला। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? इसका हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। सर्वेक्षण कला कही जाती है सर्वेक्षण करना, अगर धरातल पर आप नापी की जो भी क्षैतिज दूरियां होती हैं या उनके कोण होते हैं, ऊंचाइयां होती हैं, उन सबको मानचित्र पर प्रदर्शित करने की कला को कहा जाता है सर्वेक्षण कला, ठीक है। आगे देखते हैं, जमाबंदी तैयार की जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जमाबंदी के बारे में थोड़ा समझते हैं। कितनी प्रतियों में? 8 प्रतियों में, 4 प्रतियों में, 2 प्रतियों में या फिर 6 प्रतियों में? करेक्ट आंसर इज बी, ठीक है। ऐसा माफ करिएगा, सी है, 2 प्रतियों में। सबसे मेन चीज क्या है कि जमाबंदी क्या होता है? जमाबंदी को हम देखें अन्य किन किन नामों से, दस्तावेज के नाम से जानते हैं, ठीक है। दस्तावेज हो गया, खतौनी नाम सुना होगा आप लोगों ने, खतौनी हो गया, ठीक है। राइट्स ऑफ रिकॉर्ड हो गया, रिकॉर्ड्स ऑफ राइट हो गया, माफ करिएगा, आर, ठीक है। राइट्स ऑफ रिकॉर्ड हो गया, इसको आप राइट्स ऑफ रिकॉर्ड भी कहते हो। अन्य अगर दस्तावेज हो गया, खतौनी हो गया। तो जमाबंदी होता क्या है? ये एक दस्तावेज होता है जिसमें आपकी भूमि से संबंधित सारी जो जानकारी होती है वो उसमें मौजूद होती, एक रिकॉर्ड होता है, क्योंकि इसमें रिकॉर्ड है, किसका रिकॉर्ड है? भूमि से संबंधित। ये कौन कौन सी जानकारियां हो सकती हैं? जैसे कि आपकी जो भूमि है वो किस लोकेशन में है, ठीक है, और मालिक का ब्यौरा होगा, आपकी भूमि का क्षेत्रफल होगा, खसरा नंबर लिखा होगा, उसमें टैक्स होगा। तो ये सारे जो भूमि से संबंधित रिकॉर्ड होंगे वो सब इसी दस्तावेज में जो है लिखे होते हैं, दिए रहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? जमाबंदी कहते हैं। और इस जमाबंदी का देखेंगे हर 5 वर्ष पे क्या किया जाता है? संशोधन किया जाता है, संशोधित किया जाता है, क्योंकि आप देखेंगे हर जनरेशन के बाद या फिर जैसे ज़मीनों को बेच देते हैं, कुछ क्षेत्रफल में परिवर्तन होता है, तो इसलिए इस जमाबंदी को, इस दस्तावेज को, इस राइट ऑफ रिकॉर्ड्स को 5 वर्षों के अंतराल पे संशोधित किया जाता है, जिसे हम किसे कहते हैं? रिवाइज्ड, ठीक है, रिवाइज्ड जमाबंदी, ठीक है, रिवाइज्ड जमाबंदी के नाम से जानते हैं। और जो ये रिवाइज्ड जो संशोधित जमाबंदी होती है उनकी कितनी प्रतियां होती हैं? 2 प्रतियां होती हैं। एक प्रतियां क्या करता है? एक प्रति जो होता है वो उसका जिला रिकॉर्ड रूम में जो भेजी जाती है, जो जिला जो एक प्रति होगी उसको किसके पास भेजा जाएगा? जिला रिकॉर्ड रूम के पास भेजा जाएगा। और दूसरी प्रति जो होगी उसको कौन रखता है? पटवारी, जिसे हम लेखपाल भी कहते हैं, ठीक है, पटवारी के पास रहती है। और पटवारी क्या होता है? ये राजस्व विभाग में ग्राम लेवल का एक अधिकारी होता है, ठीक है, राजस्व विभाग के ग्राम लेवल का ये अधिकारी होता है पटवारी या लेखपाल, और इसकी दूसरी प्रतियां यही रखता है, यही सारी डिटेल रखता है आपके जमीन से संबंधित जानकारी का, ठीक है। तो इतना पता ही होगा, लेखपाल का एग्जाम देने जा रहे हैं, वाकिफ होंगे। अब आते हैं अगले प्रश्न पे की भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल है, चावल है, आलू है, टमाटर है, ज्वार है? करेक्ट आंसर इज ए है, चावल भी है, गेहूं भी है, ये भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं। और अगर हम चावल की बात करें तो चावल, जिसे हम धान कहते हैं, इसका वनस्पतिक नाम क्या है? ओराइजा, ठीक है, ये देखिए इसका वनस्पतिक नाम है सेटाइवा। ये सब नाम पता होना चाहिए, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। ओराइजा सेटाइवा। अगर हम भारत के चावल के उत्पादन की बात करते हैं तो विश्व लेवल में जो है चीन सबसे ज़्यादा जो है चावल का उत्पादन करता है, दूसरे नंबर पे कौन करता है? भारत करता है, ठीक है। और अगर हम भारत के पर्सपेक्टिव में देखें कि भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा राज्य उत्पादन करता है, तो पश्चिम बंगाल जो है वो चावल का उत्पादन सबसे ज़्यादा करता है। दूसरे नंबर पे आता है उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जो है वो चावल का उत्पादन होता है। और ये क्या है? कौन सा पौधा है? चावल खरीफ फसल है, ठीक है, खरीफ फसल है। और इसके देखिए चावल जो आप देखते हैं ना, तो किसको? चावल के पौधे को पूरा खाते हैं क्या? आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि धान के किस भाग को इस्तेमाल किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, फसल का जो पौधा है उस पौधे के जो भोजन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला भाग है वो है बीज, ठीक है। तो आप बीज खाते हैं, ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं इसी तरीके से। तो आप ना इसका जो पौधा होता है, ये जो फसल होती है, इस फसल का जो पौधा होता है उसका जो भाग आप यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं अपने भोजन स्वरूप में, वो बीज होता है। और इसका आपका वनस्पतिक नाम क्या है? ओराइजा सटाइवा, ठीक है। चीन सबसे बड़ा उत्पादन करता है, दूसरा भारत है। भारत में कौन है? पश्चिम बंगाल। तीसरा कौन? दूसरा कौन सा है आपका? उत्तर प्रदेश, ठीक है। ये सब डेटा भी साथ में ध्यान रखते चलिएगा। अगला है हमारा कि सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है अरहर में, सोयाबीन में, गेहूं में या फिर उड़द में? तो करेक्ट आंसर इज बी,
सोयाबीन में जो है वो हाई सोर्स ऑफ प्रोटीन पाया जाता है। सोयाबीन की बात करें तो ये एक खरीफ की फसल है, ठीक है, खरीफ की फसल है जिसको हम दलहन में रखते हैं, ठीक है, क्योंकि तिलहन में भी रखा जाता है क्योंकि तेल वगैरह भी इससे निकलते हैं, लेकिन फिर भी इसको दलहन में रखा जाता है, इसकी उपयोगिता के आधार पर इसको तिलहन में भी रखते हैं। और इसकी अगर हम बात करते हैं दलहन, तो इसमें देखा जाए सोयाबीन में देखा जाए तो 20 से लेकर के 22% जो होता है वो तेल होता है। और अगर हम प्रोटीन की बात करते हैं तो 40 से लेकर के 45% जो है इसमें प्रोटीन पाया जाता है, जिस कारण से हम इसको हाई सोर्स ऑफ प्रोटीन कहते हैं, ठीक है। ये कहा जाता है शाकाहारियों लोगों का ये नॉनवेज कहा जाता है क्योंकि इतना ज़्यादा इसमें प्रोटीन होता है, ठीक है। और अगर हम इसके वानस्पतिक नाम की बात करें कि इसका वानस्पतिक नाम क्या है, तो ग्लाइसिन जो है ये इसका वनस्पतिक नाम है, ठीक है, सोयाबीन का। और अगर हम उत्पादन की बात करें कि इसका विश्व लेवल पे उत्पादन कहाँ पे होता है, तो ब्राज़ील जो है वो सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। दूसरे स्थान पे यूएसए आता है, पहले यूएसए था लेकिन अब के रिसेंटली डेटा में ब्राज़ील ने जो है यूएसए से आगे निकल गया है। भारत की बात करें तो भारत में मध्य प्रदेश जो है वो सोयाबीन के मामले में सबसे आगे है और दूसरे पे महाराष्ट्र है। और ध्यान रखिएगा सोयाबीन रिसर्च सेंटर जो है वो कहाँ पे है, वो इंदौर में है, ठीक है, ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। सोयाबीन रिसर्च सेंटर मध्य प्रदेश के इंदौर में है और मध्य प्रदेश सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। वर्ल्ड लेवल पे ब्राज़ील है, ठीक है। दूसरे स्थान पे कौन हो गया आपका, महाराष्ट्र। नेक्स्ट है कि पूसा गोल्ड किस्म है धान की, सरसों की, गेहूं की, अरहर की। तो यहाँ पे देखिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी हो जाएगा, गेहूं की। बहुत जगहों पे पूसा गोल्ड को फ्रेंड सरसों का बताया गया है, लेकिन इसको ध्यान रखिएगा ये गेहूं की है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। पूसा गोल्ड जो है वो गेहूं की है। और गेहूं की अन्य किस्मों की अगर बात करें तो एक पूसा गोल्ड हो गया, दूसरा देखिए किरण, पूसा किरण हो गया, ठीक है, ये सब गेहूं की प्रजातियां हैं, किस्म है। पूसा मालवी हो गया, ठीक है, पूसा बेकर के भी बारे में हम लोगों ने बात किया था। सोनालिका हो गया, ठीक है, सोनालिका हो गया, और भवानी हो गया, कल्याण सोना हो गया, ये सब क्या हो गया, गेहूं की हो गई। वहीं अगर हम बात करते हैं देखिए सरसों की, सरसों में एक आपका GM3 हो गया, दूसरा पूसा बोल्ड, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज होते हैं लोग। पूसा बोल्ड जो है ये सरसों का, पूसा गोल्ड जो है ये गेहूं का है, ठीक है। पूसा बोल्ड हो गया, पूसा जय किसान हो गया, पीताम्बरा हो गया, पीले रंग का सरसों है, पीताम्बरा, तो पीले से आपको कंफ्यूज नहीं होंगे, पीताम्बरा हो गया, पीताम्बरी हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए धान आता है, ठीक है। धान की अगर बात करें तो धान में जो जो होता है जैसे कि पूसा सुगंधा, शुष्क ये आपका शुष्क सम्राट हो गया, जो शुष्क प्रदेशों में जो हम धान की, क्योंकि धान जो होता है ना उसकी उसका बहुत ज़्यादा ये देखा जाए तो पानी वाले क्षेत्र में लगता है, लेकिन जो इसके कुछ ऐसे किस्म विकसित किए गए हैं उसकी जो हम लगाते हैं, ये देखा जाए तो ये शुष्क सम्राट जो है वो क्या करता है, वो शुष्क प्रदेशों में धान की किस्म उगाई जाती है। नवीनतम में देखे जाए तो धनराशि हो गया, गौरी हो गया, श्वेता हो गया, ये सब धान की प्रजातियां हैं, ठीक है। अरहर देखिए पूसा 991 हो गया, पूसा जो अरहर पूसा 16 हो गया, ये सब क्या है, ये सब अरहर की प्रजातियां, ठीक है, किस्म है। अब अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला है हमारा कि नाबार्ड को एक ग्रामीण विकास के लिए ऋण देता है, नाबार्ड जो एक ग्रामीण विकास के लिए ऋण देता है वह क्या है, ठीक है। तो ग्रामीण विकास के लिए ऋण देने वाला जो नाबार्ड है वो क्या है, विभाग है, बोर्ड है, खंड है या फिर बैंक है। करेक्ट आंसर इस ए हो गया नाबार्ड, ठीक है। नाबार्ड क्या है, एक बैंक है, इसका फुल फॉर्म अगर पता होगा तो आप कर लेंगे, यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, यानी कि कृषि और ग्रामीण विकास के लिए जो ऋण प्रदान करता है कौन सा बैंक, वो करता है नाबार्ड करता है, जिसे हम राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक के नाम से जानते हैं। और इसकी स्थापना की गई थी 12 जुलाई को किया गया था। किस वर्ष किया गया था, 1982 में किया गया था। किस समिति के सिफारिश के आधार पर किया गया था, तो शिव रमन समिति के जो है सिफारिश के आधार पे जो है नाबार्ड की स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर देखिए कहाँ पे है, मुंबई में है, ठीक है, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। और शिव रमन समिति के सिफारिश के आधार पे नाबार्ड बैंक की स्थापना की गई थी। अगला है हमारा कि भारत का प्रथम राज्य कृषि विद्यालय है जबलपुर, लुधियाना, पंतनगर, हिसार। करेक्ट आंसर है सी पंतनगर, जो वर्तमान में उत्तराखंड में है, लेकिन ये कभी उत्तर प्रदेश में हुआ करता था, क्योंकि उत्तराखंड से अलग होकर के उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड एक अलग राज्य बन गया। अब पंतनगर में पहला जो है वो पहला प्रथम
जो है प्रथम राज्य कृषि विद्यालय स्थापित किया गया था भारत का, और ये किसके द्वारा किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा जो है वो किया गया था। किस वर्ष में किया गया था? 17 नवंबर को किया गया था, 1960 को किया गया था, पंतनगर में किया गया था। किसके नाम पे किया गया था? तो गोविंद बल्लभ पंत, ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत, जो कि उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री, ठीक है, और भारत के चौथे गृह मंत्री, ठीक है, इनके नाम पे जो है गोविंद बल्लभ पंत जी के नाम पे भारत का प्रथम जो है राज्य कृषि विद्यालय स्थापित किया गया था 1960 में जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। और ये चीज़ भी ध्यान रखेगा कि जो गोविंद बल्लभ पंत जी हैं, इनको 1957 में जो है वो महारत्न से, इनको देखा जाए तो इनको सम्मानित किया गया था भारत के, ठीक है, तो ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो भारत रत्न से 1957 में इनको सम्मानित किया गया था, ठीक है। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। भारत का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित है? पंतनगर में। कहाँ स्थित है? पंतनगर में, कानपुर में, लुधियाना में, पुडुचेरी में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, पुडुचेरी में जो है ये स्थित है। और ये भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। किस उद्देश्य से? कृषि प्रसार के उद्देश्य के लिए इसको जो है स्थापित किया गया था। प्रथम जो है कृषि विज्ञान केंद्र, जो कि पुडुचेरी में है, और ये तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय के कोयम्बटूर प्रशासनिक जो है नियंत्रण में जो है ये स्थित है पुडुचेरी में, ठीक है। प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र पुडुचेरी, ठीक है। अगला है हमारा कि खरीफ फसलें हैं। देखिए हम लोगों ने ऑलरेडी चर्चा कर लिया है, डायरेक्ट आंसर पे आ जाते हैं। खरीफ फसलें जो आपकी हैं वो हैं बी हैं, यानी कि ज्वार, बाजरा, ठीक है, ढैंचा, धान। तो ये आपकी खरीफ फसलें हो गई। और अगर हम बात करते हैं जैसे कि और हम लोगों ने किसके बारे में बात किया, रबी फसल की, तो गेहूं, चना जो हो गया, मसूर, मटर, ये सब क्या हो गया? चना, मटर, मसूर जो हो गया, ये सब क्या हो गया आपका उसमें आ जाता है रबी की फसल में, ठीक है। आगे बढ़ नेक्स्ट चलते। नेक्स्ट हमारा कि धान के लिए सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है या भूमि? दोमट, काली, बलुई, जलोढ़। यहाँ पे देखा जाए, देखिए दो ऑप्शन बड़े सिमिलर हैं। दोमट मृदा, जिसे हम दोमट मिट्टी कहते हैं, जलोढ़। देखिए ये दोनों के एक ही नाम होते हैं, ठीक है। ये जो आप जलोढ़ कह रहे हैं उसी को हम दोमट मिट्टी भी कहते हैं, या फिर कछारी मृदा भी कहा जाता है, ठीक है। और इन्हीं में देखा जाए सर्वाधिक जो है उपजाऊ भूमि होती है धान के लिए। और अगर हम बात करते हैं जलोढ़ मृदा की, तो ये जो जलोढ़ मृदा जिसका निर्माण किया जाता है, यानी कि जलों के द्वारा, जल यानी नदियों के द्वारा जो निक्षेपण लाया जाता है, निक्षेपण के द्वारा जो है जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है। और ये देखा जाए सबसे ज़्यादा जल का अवशोषण करने वाली मृदा होती है, जिस कारण से इनके ये जो है धान के लिए सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी होती है, ठीक है। भारत में ये सर्वाधिक क्षेत्रफल पे ये मृदा पाई जाती है। लगभग देखा जाए 40% भागों में जो है वो जलोढ़ मृदा पाई जाती है, दोमट मृदा। और अगर बात करते हैं कि इसमें जो है इसमें कौन कौन सी चीज़ों की कमी होती है, कौन से पोषक तत्व नहीं पाए जाते, तो देखा जाए नाइट्रोजन और, ठीक है, नाइट्रोजन और फास्फोरस की जो है इसमें कमी पाई जाती है, जिस कारण से हमें जो है इसमें इस मृदा में यूरिया का इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है। बाकी पोटास और चूना की जो है इसमें अधिक मात्रा पाई जाती है। भारत में देखा जाए जलोढ़ मृदा किन किन क्षेत्रों में है, तो अगर हम उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर का मैदान, जिसको हम गंगा का मैदान कहते हैं, देखिए नदियों के आसपास ही ये जो है मृदा जो है वो विकसित होती है, क्योंकि नदियों के द्वारा जो निक्षेपण लाया जाता है, उनके द्वारा निक्षेपित जो किया जाता है, तो उसी से इस मृदा का निर्माण होता है। तो ये नदियों के आसपास पाई जाएंगे। तो गंगा का मैदान हो गया जो उत्तर भारत का मैदान, उत्तर का मैदान। उसके बाद देखें तो सिंध का मैदान हो गया। उत्तर पूर्व जो पूर्वोत्तर भारत में देखेंगे तो ब्रह्मपुत्र का मैदान हो गया। दक्षिण भारत में देखेंगे तो गोदावरी का मैदान हो गया। फिर कावेरी का मैदान, देखिए कावेरी, तुंगभद्रा, रायचूर का दोआब, हम लोगों ने पढ़ा है इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा। तो ये सब क्षेत्र जो हो गए ये सब जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्र हैं, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखेगा। यहाँ देखिए काली मृदा भी दी हुई है। काली मृदा की बात करें तो इसमें लोहे का अंश बहुत अधिक होता है, जिसके कारण इसका स्वरूप जो है वो काला होता है। ये कपास की खेती के लिए बहुत ज़्यादा उपजाऊ ये काली मृदा होती है। धान की भी खेती के लिए, इसका मतलब चावल की भी कृषि के लिए जो है जिस तरह का इसकी प्रकृति होती है उसमें चावल भी अच्छा इसमें उत्पादन होता है। कपास के लिए बहुत ही ज़्यादा ये अच्छी उपजाऊ जो है काली मृदा होती है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि एक कृषि खेत के मापने की सर्वोत्तम विधि क्या होगी? जरीब द्वारा, प्लेन टेबल द्वारा, प्रिज्मेटिक कंपास द्वारा, या फिर थियोडोलाइट द्वारा। करेक्ट आंसर इज
ए है, यानी कि जरीब के द्वारा जो है किसी भी खेत को मापने की ये सर्वोत्तम विधि होगी। और जो पटवारी होते हैं, जिसके बारे में हम लोगों ने बात किया, पटवारी जो कि लेखपाल होता है, वो क्या होता है, किसी भूमि का या जो खेत को नापने के लिए जो इस्तेमाल करता है उसी को क्या कहा जाता है, जरीब कहा जाता है। तो जरीब क्या होगी फ्रेंड, जरीब एक लोहे की चैन होती है, ठीक है, कुछ इस तरीके से होती है। देखिए ये हो गया, इसके बीच में क्या हो गया, एक नॉट, यानी कि जिसको हम रिंग कहते हैं, फिर ये हो गया। इसी तरीके से जो है ये एक लोहे की चैन होती है और जिसके दोनों किनारों पे क्या होता है, हैंडल होता है। किसका होता है, तांबे का होता है, ठीक है, माफ करिएगा, पीतल का होता है, ठीक है। ये पीतल का 2 हैंडल लगा होता है दोनों किनारे पे ताकि पकड़ा जा सके। और ये क्या होता है, बीच में कड़ी होती है, ठीक है, कड़ी होती है, ये ध्यान रखिएगा। और 2 कड़ियों को जोड़ने के लिए ये क्या होता है, बीच में इसको ज्वाइंट होता है, ठीक है, छल्ले जैसा होता है, देखे होंगे आप। तो एक छल्ले के जैसा होता है, 2 कड़ियों के बीच में जो है एक छल्ला लगा होता है, ज्वाइंट होता है, और एक ये कड़ी होती। इतनी अगर देखा जाए, एक जो जरीफ होता है, जरीफ जो होता है उसमें कितनी कड़ियाँ होती हैं, 100 कड़ियाँ होती हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 100 कड़ियाँ होती हैं एक जरीब में, ठीक है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये कड़ी है, तो 100 कड़ी हो गया कितने, एक जरीब में। और एक कड़ी की अगर हम लंबाई की बात करें तो कितने इंच होता है, 7.92 जो होता है वो एक जरीब, ठीक है, एक जरीब की लंबाई होता है अगर हम बात करते हैं इंच में, ठीक है। तो हमें इसको इंच में हमको पता चल गया कि एक जो कड़ी होती है, एक कड़ी की जो लंबाई होती है वो 7.92 इंच होती है। और अगर हम बात करते हैं, चूँकि एक जरीब में 100 कड़ियाँ हैं, तो सब पूरे जरीब की लंबाई कितनी हो जाएगी, तो हम इसको अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो एक जरीब बराबर कितना हो जाएगा, कितने लंबा, 792 इंच लंबा हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम इसको इंच में है, फुट में निकालें, जिसे हम फुट कह सकते हैं, फिट में कितने फिट लंबा है, तो जैसा कि आप जानते हैं एक इंच बराबर चूँकि 1 फुट बराबर कितने इंच होता है, 12 इंच होता है, ठीक है। तो इसलिए हम इसमें क्या करेंगे, 12 से डिवाइड कर देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 66, ठीक है, 66 फुट या फिर फिट। तो एक जरीब बराबर कितने फुट हो गया, 66 फुट हो गया। और अगर हमने इसको गज में निकाला, ठीक है, जनरली गज में हम लोग ज़मीनों को निकालते हैं, तो यहाँ पे अगर मैं इसको इरेज कर देती हूँ, ठीक है, तो अगर हम इसको गज में निकालें, ठीक है, तो गज में निकालने के लिए अगर हम देखें तो एक गज बराबर कितने फिट होता है, तो एक गज बराबर होता है 3 फिट होता है या फुट होता है। तो 66 का मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 3 से कर देंगे, तो हमें कितना मिल जाएगा, 22 गज। तो हमें क्या पता चला कि एक जरीब बराबर कितना इंच लंबा होता है, 792 इंच लंबा होता है। एक जरीब में कितनी कड़ियाँ होती हैं, 100 कड़ियाँ होती हैं। एक जरीब बराबर कितने फुट होता है, तो 66 फुट होता है। एक जरीब बराबर कितने गज होता है, तो 22 गज होता है। इसको मीटर में भी निकाल सकते हैं, जैसा कि एक जरीब बराबर 20.11 अप्रॉक्स, ठीक है, समथिंग आता है, पूरी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती जब मीटर में, तो एक इतने मीटर जो है 20.11 मीटर जो होता है ये। तो एक जरीब जो होता है कितना हमने बताया, एक जरीब में कितनी कड़ी होती हैं, 100 कड़ियाँ होती हैं। एक कड़ी की लंबाई कितनी होती है, 7.92 इंच होता है। तो पूरे जरीब की लंबाई कितनी हो गई, 792 इंच हो गया। एक जरीब बराबर कितने गज फिट हो गया, तो 66 फिट हो गया। एक जरीब बराबर कितने गज हो गया, तो 22 गज हो गया, ठीक है। और एक जरीब बराबर कितने मीटर, 20.11 समथिंग मीटर हो गया। और इसी जरीब से और इसी की मदद से बड़ी आसानी से किसी भी टेढ़े मेढ़े खेत की जो है वो माप की जा सकती है, ठीक है। देखिए आप लोगों ने बीघा भी सुना होगा। अगर हम देखें जरीब को, अगर बीघे में देखें कि एक बीघे में कितने जरीब होंगे, तो अगर इसको भी देख लिया जाए क्या हो सकता है, तो आइए देख लेते हैं। तो देखिए बीघे के लिए क्या एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि एक ऐसी आकृति, ठीक है, ये ऐसी आकृति है कि जिसकी लंबाई जो होनी चाहिए 44 गज होनी चाहिए और जिसकी चौड़ाई जितनी होनी चाहिए, देखिए ये लंबाई हो गई, इसकी चौड़ाई, तो ये कितनी गज, यानी कि यार्ड होना चाहिए। इसी को हम यार्ड कहते हैं, गज कहते हैं। तो एक बीघा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक बीघा का तात्पर्य ये हुआ कि ऐसी आकृति जिसकी लंबाई 44 गज या यार्ड हो और जिसकी चौड़ाई भी 44 गज या यार्ड हो, ठीक है।
तो हमें क्या पता चला कि अगर 1 बीघा बराबर 44, ठीक है, ये चीज़ हमने देखी कि हम देख रहे हैं क्या कि 1 बीघे के लिए 44 लंबाई, 44 चौड़ाई। और जैसा कि हम लोगों ने क्या देखा कि 1 जरीब बराबर कितना था, एक जो है 22 गज बराबर कितना था, 22 गज बराबर कितना हो जाएगा, 100 कड़ी थी, ठीक है। और यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, 44 गज, 44 गज कितना बराबर हो जाएगा, 44 गज बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, क्योंकि 22 गज बराबर 100, तो 44 गज बराबर कितना होगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 200, ठीक है। तो कितनी कड़ियाँ हो गई, ये 200 कड़ी हो गई तो 44 गज में, ठीक है। और हम लोगों ने क्या देखा कि हमें क्या निकालना है, पूरा इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं तो 1 बीघा बराबर कितना हो गया, 200 कड़ी की लंबाई, ठीक है, 200 कड़ी की लंबाई और 200 कड़ी की चौड़ाई, ठीक है। तो 1 बीघे का पूरा अगर हम क्षेत्रफल निकालने जाए तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 40,000, ठीक है। और ये वर्ग जो होता है कड़ी वर्ग हो जाएगा। तो यानी कि अगर हम जरीब देखें तो 1 बीघे में कितनी कड़ियाँ हो गई, 40,000 कड़ी वर्ग हो गई। तो इसी तरीके से खेत को मापा जाता है। जरीब की लोहे की चैन होती है जिसके दोनों तरफ पीतल का हैंडल लगा होता है, इसको पकड़ते हैं। और एक जरीब में 100 कड़ी होती है और एक कड़ी की लंबाई कितनी होती है, 7.92 इंच होती है। इसको आप निकालते जाइए, गज में निकालती है, बीघे में निकालिए, ठीक है। इसको अपना जिस तरह से भी आपको निकालना है, फुट में निकालना है, फिट में, तो इसको निकालते जाएंगे, आराम से ये चीज़ निकलती जाती है, ठीक है। इसी से जो है, इसी की सहायता से एक पटवारी जो होता है किसी भी टेढ़े मेढ़े खेत की क्या करता है, नाप करता है, ठीक है। और अंतिम प्रश्न पे आते हैं, और अंतिम प्रश्न है कि कुटीर ज्योति योजना से निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम संबंधित है। ग्रामीण बेरोजगार युवकों को रोजगार दिलाना, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत उपलब्ध कराने, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, सी हो जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जो लोग जीवन यापन कर रहे हैं उन परिवारों को विद्युत उपलब्ध कराना कुटीर ज्योति जीवन योजना का जो है, कुटीर ज्योति योजना का ये कार्यक्रम से संबंधित कार्यक्रम है। इसकी शुरुआत 1988 से 1989 में ये की गई थी, ठीक है। अभी देखेंगे तो दीनदयाल ग्रामीण ज्योति योजना, ये सारी चीज़ें चलाई जाती है। बाकी ये चीज़ ध्यान रखेगा, कुटीर ज्योति योजना जो है इसका आंसर सी हो जाएगा। तो इस तरीके से था आज का हमारा सेकंड शिफ्ट से संबंधित 2008 में जो चकबंदी पटवारी या चकबंदी लेखपाल में जो प्रश्न पूछा गया था उनको हम लोगों ने आज कंप्लीट कर लिया। 2008 में जो एग्ज़ाम हुआ था। अब नेक्स्ट चलेंगे, फिर अपना नेक्स्ट पेपर में भी, नेक्स्ट क्लास में भी हम प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप अपने एग्ज़ाम को प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिए, और सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करना नहीं भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।